नमस्कार दोस्तों, स्टार का चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस टेस्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन को बता दे रहे हैं। सबसे पहले टेस्ट में आपके 20 सवाल रहेंगे और एक सवाल पे जो आपका मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही एग्जाम आपका समाप्त होता है तो आप जितने नंबर पाते हैं उसको आप ग्रेड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 19-20 है, उनका एस ग्रेड रहेगा, जो 17-18 पाए उसका ए ग्रेड रहेगा। इसी तरह अपना एक ग्रेड निर्धारित कर लीजिएगा और वही ग्रेड आप अपने कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, क्योंकि आप अपने आंसर या नंबर को सेंड करते हो सभी लोग का रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। अभी तक जितने भी फुल फॉर्म पूछे गए सभी फुल फॉर्म को एक जगह इकट्ठा करके उसका वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो को फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया गया है। आप फेसबुक पे स्टार अतुल सर्च करके उस पेज पे जा सकते हैं, या इस फेसबुक पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर आप फेसबुक पेज पे पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पे लिखा गया, आपका ट्रांजिस्टर का आविष्कार कंप्यूटर के किस पीढ़ी में किया गया था। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वी वाला हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार आपके सेकंड पीढ़ी में किया गया था। अब यहाँ पे आपका जो दूसरी पीढ़ी है, इसे बहुत सारे सवाल आपके लास्ट ईयर में पूछे गए थे, उसको भी इस वीडियो में लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा वीडियो को एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका हेडिंग पे आपका लिखा गया है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि आपका 1955 से 1964 के बीच में होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर का जो आपका गैप होता था वो कितना होता था। तो पहली पीढ़ी का जो आपका गैप होता था 1942 से 1955 होता था, जबकि आपका जो सेकंड जनरेशन है 1955 से 1964 के बीच में होता है। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्यात की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो कि अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निर्यात किस में प्रयोग होता था, आपके प्रथम पीढ़ी या पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया गया। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमॉक्स कोड का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असेंबली भाषा की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी कल ही के वीडियो में बताया था कि असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था। तो असेंबली भाषा का आपका आविष्कार 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका डाटा होता है, डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडार स्टोरेज करने के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरण जैसे मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का आदि का प्रयोग आरंभ हो गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, कंप्यूटर का जो आपका गणना होता था आपको माइक्रो सेकंड में मापा जाने लगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पहली पीढ़ी में किस में होता था, तो पहली पीढ़ी में आपके मिली सेकंड में होता था। उसके बाद आपका क्या हुआ, तकनीक थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, आपके माइक्रो सेकंड में मापा जाने लगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ था आपके सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर में। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ था आपके इसी पीढ़ी में। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, सॉफ्टवेयर में कोबोल और फोर्ट्रेन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास आईबीएम द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे कोबोल और फोर्ट्रेन क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान दीजिएगा, तो कोबोल का आपका फुल फॉर्म हो जाता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जबकि आपका फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म हो जाता है फार्मूला ट्रांसलेशन हो जाता है। तो इसका विकास किसने किया था, आईबीएम ने किया था। तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा, नोट में लिखा गया है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन वाल्डिन, विलियम साकले और वाल्टन ब्रेटन ने मिलकर किया था। तो आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा गया है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किसने किया था। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। अभी कल ही के वीडियो में हम डिस्कस किए थे, जो आपका कल के वीडियो में जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा था उसमें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो ब्लेज पास्कल ने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन की आविष्कार किया था, और इस मशीन को एक नाम से और जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है, एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। एडिंग मशीन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मशीन जो थी आपको केवल जोड़ और घटा सकती थी। अब यहाँ
यहाँ पे देखिएगा बाकी ऑप्शन को हम यहाँ पे देखते हैं, तो बाकी ऑप्शन में देखिएगा सबसे पहले आपको बी वाला ऑप्शन लिखा गया है यहाँ पे जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। तो ये दोनों लोग मिलकर प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का एक नाम दिए थे, उस नाम क्या था, ENIAC था, ENIAC। अब इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया जो आपका सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड वेरी। तो यहाँ पे भी इन्होंने एक चीज का आविष्कार किया था, दोनों लोग मिलके 1939 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आविष्कार किया था और उसका क्या नाम दिए थे, ABC नाम दिए थे। और ABC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, एटनासॉफ वेरी कंप्यूटर हो जाता है। अब चार्ल्स बेबेज के बारे में यहाँ पे जानते हैं। चार्ल्स बेबेज आपके कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। तो इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पे लिखा गया है, मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो मिनी कंप्यूटर का आविष्कार DEC नामक कंपनी ने किया था, 1965 में आविष्कार किया गया था। अब यहाँ पे DEC का फुल फॉर्म क्या होता है भी पूछा जाता है। DEC का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन को भी यहाँ पे देख लेते हैं उसके फुल फॉर्म के बारे में। IBM का फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाता है, जबकि आपका GEC का आपका फुल फॉर्म हो जाता है जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और ABC का फुल फॉर्म अभी हम लोग डिस्कस किए, तो ABC का फुल फॉर्म हो जाएगा एटनासॉफ वेरी कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे 14 सवाल लिखा गया है, विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किसने किया था। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला हो जाएगा, हार्वर्ड आइकेन ने किया था। जो आपका प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक जो आविष्कार किया गया था, इसको एक नाम दिया गया था, मार्क 1 नाम दिया गया था। और किसने आविष्कार किया था, हार्वर्ड आइकेन, और एक कंपनी मिली हुई थी, IBM कंपनी मिला हुआ था। तो दोनों लोग मिलकर इसका आविष्कार किए थे। अब IBM की बात आई तो IBM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब चलते अगले सवाल पे। 50वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है, यूनिवेक का निर्माण किस कंपनी ने किया था। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, यूनिवेक का निर्माण GEC कंपनी ने किया था। अब यहाँ पे GEC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा यूनिवेक का आविष्कार किया गया, तो यूनिवेक का आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा यूनिवेक जो आपका फर्स्ट था 1954 में GEC कंपनी ने किया था, और GEC का फुल फॉर्म क्या हो गया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया था। अब जो आपका यूनिवेक जो आपका कंप्यूटर था, यह आपका प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक तथा अन्य कार्यों के लिए किया गया था। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब बाकी ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं IBM का, फिर यहाँ पे देखिएगा आया तो IBM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब यहाँ पे DEC का भी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो DEC का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन हो जाएगा। और यहाँ पे GEC के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और ABC का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, एटनासॉफ वेरी कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल यहाँ पे लिखा गया, प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या क्या कहलाती है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। अगर आप प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या निकालते हैं तो क्या कहलाएगी, आपकी थ्रूपुट कहलाएगी। अगर आपको बेहतर कार्य क्षमता दिखाना है तो आपकी थ्रूपुट क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी दिसंबर 2018। सबसे पहले आपको लिखा होगा रिस्पॉन्स टाइम, तो इसको ध्यान
पॉइंट समझिएगा। रिस्पांस टाइम में जो आपको कंप्यूटर को जो प्रोसेसिंग के लिए जो आपको कार्य दिए जाते हैं तथा सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए पहली जो आपकी प्रक्रिया होती है, इन दोनों के बीच में जो आपका समय होता है ये क्या कहलाता है? आपका रिस्पांस टाइम कहलाता है। अगर आपको बेहतर कार्य क्षमता यहाँ पे दिखाना है तो आपका रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है टर्न अराउंड टाइम। इसमें देखिएगा जो आपका कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा अंतिम परिणाम देने के बीच में जो आपका समय लगता है वो क्या कहलाता है? आपका टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। अगर इसमें आप बेहतर कार्य क्षमता के लिए क्या होना चाहिए? आपका टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए और थ्रूपुट क्या होना चाहिए? आपका अधिक होना चाहिए। अगर आप कार्य क्षमता आप क्या करना चाहते हैं? बेहतर दिखाना चाहते हैं। तो आप चलते हैं अगले सवाल पे। 7वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है, किसी दस्तावेज में प्रत्येक पृष्ठ के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट क्या कहलाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। क्या कहलाता है? आपका फुट नोट कहलाता है। अब यहाँ पे फुट नोट क्या होता है, इंड नोट क्या होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिएगा वीडियो को ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले यहाँ पे फुट नोट और इंड नोट को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। सबसे पहले देखिएगा फुट नोट लिखा गया है। फुट नोट में यहाँ पे दस्तावेज की बात की जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट फुट नोट कहलाता है। जबकि आपका जो एंड नोट होता है क्या होता है? दस्तावेज के अंत में, एकदम लास्ट में, पूरी दस्तावेज के लास्ट में अंत में दिखने वाला टेक्स्ट आपका क्या कहलाता है? एंड नोट कहलाता है। अब बात करते हैं हेडर और फुटर की। यहाँ पे हेडर और फुटर में जो आपका होता है, देखिए लिखा गया दस्तावेज में प्रत्येक पेज के ऊपर दिखाई देने वाला क्या कहलाता है? आपका हेडर कहलाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है फुटर। फुटर में लिखा गया है प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाला टेक्स्ट फुटर कहलाता है। जो आपका हेडर और फुटर होता है एक पेज पे आपका निर्धारित होता है, जबकि आपका जो फुट नोट और एंड नोट होता है आपके पूरे दस्तावेज पे निर्धारित होता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 8वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है, कंप्यूटर की मुख्य पटल क्या कहलाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वी वाला हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल आपका मदरबोर्ड कहलाता है। अब चलते हैं अगले सवाल। 9वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है, यूपीएस का पूर्ण अर्थ क्या है? आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। यूपीएस का जो आपका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखिएगा बाकी यहाँ पे 3 दिया गया, वो भी है ना किसी के फुल फॉर्म है। तो ये किसका फुल फॉर्म है? आपका सीवीटी का फुल फॉर्म है। सीवीटी का फुल फॉर्म आपका हो जाता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जो कि आपका सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे एसएमपीएस का फुल फॉर्म है, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जबकि आपका जो लास्ट वाला है सीपीयू का फुल फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे 10वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है, इनमें से कौन सा की मॉडिफायर की नहीं है? यहाँ पे आप नहीं जोड़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन से ये रहेगा इनमें से कौन सा की मॉडिफायर की नहीं है? आपका टाइम शुरू होता है अब। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। यहाँ पे आपका शिफ्ट हुआ, अल्ट हुआ और कंट्रोल हुआ, ये तीनों आपके क्या है? मॉडिफायर की हैं। अब मॉडिफायर की किसे कहा जाता है इसको समझते हैं। मॉडिफायर की आपके कीबोर्ड में वो बटन होते हैं जो आप स्वयं काम नहीं करते हैं। अगर आप उसको अकेले प्रेस करेंगे तो उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, बट अगर उस बटन को किसी और बटन के साथ प्रेस करेंगे तभी वो जाकर क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। तो ऐसे बटन को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफायर बटन कहते हैं। और जितने भी
मॉडिफायर आपके कीबोर्ड पे जितने बटन होते हैं वो आपके यहाँ पे 2 पाए जाते हैं, यानी शिफ्ट के बटन आपके 2 होते हैं, अल्ट के बटन भी आपके 2 होते हैं और कंट्रोल के बटन भी आपके कीबोर्ड में 2 पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपके शिफ्ट पाया जाता है, यहाँ पे आपका अल्ट पाया जाता है और यहाँ पे कंट्रोल पाया जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल। 11वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है, माउस का आविष्कार किसने किया? आपका टाइम शुरू होता है अब। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया था। अब यहाँ पे देखिएगा माउस से बहुत सारे सवाल बने, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018, हेडिंग पे आपका लिखा गया है माउस। सबसे पहला आपका सवाल यही बनता है कि माउस आपका किस प्रकार का डिवाइस है? तो यहाँ पे लिखा गया है यह एक इनपुट डिवाइस है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है आविष्कार, डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में माउस का आविष्कार किया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पे बने PS2 पोर्ट या USB पोर्ट में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे USB का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो USB का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा माउस के 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर बटन होते हैं। आपका एक सवाल और बनता है कि सेंटर बटन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सेंटर बटन को स्क्रॉल बटन के नाम से जाना जाता है। आपका एक सवाल माउस से और बनता है कि माउस के जो आपका लेफ्ट बटन और राइट बटन होता है, क्या इसके सेटिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग का आपका मीनिंग ये हो जाता है कि आप लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना सकते हैं। तो आप इन सारे पॉइंट को ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम बाकी ऑप्शन को देखते हैं। बाकी ऑप्शन को यहाँ पे देखेगा जॉन वार्डिन, विलियम साकले, वाल्टर ब्रेटन। इन तीनों नाम को पढ़ते होंगे तो आपको कुछ चीजें याद आ रही होंगी। जब आपको मैं पहला सवाल अभी मैं बता रहा था उसमें इन तीनों लोग का नाम लिया गया था। तो ये तीनों लोग आपके ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे 1947 में। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 12वां नंबर सवाल यहाँ पे लिखा गया है टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। आपका इनपुट डिवाइस आपका होता है टच स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके डिस्प्ले की बात कर रहा है जो उस पे आपका सारा चीज डाटा आता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। लेकिन अगर टच स्क्रीन का पूछ रहा है तो आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 13वां नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है बैंकों द्वारा चेक ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जा रहा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, माइकर का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे माइकर का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे भी आपका OMR का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो OMR का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसी में आपका एक फुल फॉर्म और होता है, जैसे OMR है, M के जगह पे आपका C हो जाता है। पूछता OCR का फुल फॉर्म, तो OCR का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा वेबकैम। वेबकैम का अभी आपके मार्च के एग्जाम में आपका सवाल आया था कि वेबकैम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वेबकैम का आपका फुल फॉर्म हो जाता है वेब कैमरा, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं वेबकैम का ही इस्तेमाल करके किया जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 14वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है बार कोड का आविष्कार किसने किया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाता है आपका डी वाला हो जाता है। तो बार कोड का आविष्कार 1940 में जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर दोनों लोग किए थे। अब यहाँ पे देखिएगा एक नाम आपका सी वाला दिया गया है, एलन हैबरमैन। तो एलन हैबरमैन का जो आपका रोल है बार कोड को प्रचारित करने का श्रेय माना जाता है। तो आप इन तीनों के नाम को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 15वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है मॉनिटर की गुणवत्ता किस आधार पे मापा जाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब।
राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। मॉनिटर की गुणवत्ता आपके तीनों के आधार पे मापा जाता है। अब यहाँ पे डॉट पिच क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है, उसको हम यहाँ पे इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे आपका डॉट पिच क्या होता है। तो देखिएगा डॉट पिच में लिखा गया सबसे पहला पॉइंट, मॉनिटर पे दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, यह डॉट जितने नजदीक होते हैं चित्र उतना ही अच्छा होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसे डॉट पर इंच में मापा जाता है जो कि आपका 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या को बताता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, यह मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा में स्थित पिक्सल की संख्या, पिक्सल की जो आपकी कुल संख्या होती है तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है आपका रेजोल्यूशन। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया रेजोल्यूशन में, रेजोल्यूशन अधिक होने पे चित्र साफ और चमकीला दिखता है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट आपका यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है और रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, रिफ्रेश रेट अधिक होने पर मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम आपका क्या होता है, लिखा गया है किसी पिक्सल द्वारा, यहाँ पे लिखा गया है किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरे रंग में प्रदर्शित करने में लगा जो समय होता है वो समय क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। अगर आपको बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए। यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट लिखा गया है कि कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर की विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है, इसे इंच में व्यक्त किया जाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 16वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है, लेजर का आविष्कार किसने किया था। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। लेजर का आविष्कार आपका 1960 में किया गया था। किसने किया था, थियोडर मेमन ने किया था। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, लिखा गया है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें बहुत सारे लोग का सवाल आपको सही होना चाहिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। जो भी कंप्यूटर होता है उसके मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार डायगोनली मापा जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, लिखा गया स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाता है आपका ए वाला हो जाता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे आपका डॉट पिच क्या होता है, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, रिस्पांस टाइम किसे कहा जाता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया था। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है 1 मेगाबाइट में कितने मिलियन बाइट होते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। 1 मेगाबाइट में आपका 1 मिलियन बाइट होते हैं। अब यहाँ पे मिलियन बाइट निबल बिट से इसे बहुत सारे सवाल आते हैं, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, जो आपका एक निबल में होता है आपके 4 बिट होते हैं और एक बाइट में आपका 8 बिट या 2 निबल के बराबर में होता है। इसी प्रकार आपका सब है 1 KB बराबर आपका 1024 बाइट होता है, जबकि आपका 1 MB 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट होता है, जबकि 1024 किलो बाइट जो आपका 1 मिलियन बाइट के बराबर में होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में आपका 1024 किलो बाइट होता है। तो यहाँ पे किलो बाइट यहाँ पे गलती हो गया है, इसको आप मेगाबाइट कर लीजिए। 1024 मेगाबाइट होता है। इसी
क्रम में आपका सारा चीज आपका लिखा गया है। आपका एक एट्टोबाइट बराबर 1024 जट्टाबाइट लास्ट में होता है। आप इसी तरह बाकी ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाता है आपका डी वाला हो जाता है। लिनक्स आपका मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग आपका तीनों प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे लिनक्स से आपके बहुत सारे सवाल बने, तो उसको भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहला पॉइंट आपका यही लिखा गया है, लिनक्स आपका मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, यह मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनस टोरवाल्ड द्वारा 1992 में किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, लिनक्स का जो नाम था वो उन्हीं के नाम पे पड़ा था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, लिनक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, लिनक्स का जो आपका पहचान चिन्ह है टक्स नामक पेंगुइन है। जैसे आप स्टार कतुल चैनल का जो आपका लोगो है वो किसका लोगो है? लिनक्स का लोगो है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो कल के वीडियो में जो आपका सवाल पूछे थे उस सवाल के यहाँ पे आंसर को देखते हैं। लिखा गया था यहाँ पे सीपीयू की गति किस में मापा जाता है। बहुत सारे लोग ने इसका राइट आंसर दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। दोनों में मापा जाता है, MIPS और BIPS में मापा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, जबकि यहाँ पे BPS का क्या हो जाता है? बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का सवाल आपका ये है कि प्रथम फोर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूं, कल के भी वीडियो में बताया हूं, आज के वीडियो में डिस्कस किया गया। इसका राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और साथ में फेसबुक पे जाकर फेसबुक पेज पे वहां पे जितने भी फुल फॉर्म आज तक पूछे गए सभी फुल फॉर्म को एक साथ इकट्ठा करके उस पर वीडियो बना के आपके फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया गया है। आप अपने फेसबुक पे स्टार कतुल सर्च करेंगे तो वहां पे आपको स्टार कतुल का पेज मिल जाएगा, या मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।